ठीक है। अब तुम लोग देखो, एक मिनट। मार्क्स लिख लो बगल में, 2 × 5, ब्रैकेट में लिख लो 2 × 5 = 10। 2 × 5 = 10, यानी 4 गद्यांश आपको दिए जाएंगे। नंबर 1, एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, बीच में अथवा रहेगा, आपको कोई एक करना होगा। फिर दूसरा गद्यांश रहेगा 4, उसमें भी 2 रहेगा, कोई एक करना होगा। यानी कुल मिला के कितने गद्यांश हो गए? 4। 4 में से करने हैं सिर्फ 2। मार्क्स क्या रहेगा? 5 नंबर का। प्रश्न का टाइप क्या रहेगा? बहुवैकल्पिक। ओके, अब देखिए बात क्या होती है बहुवैकल्पिक। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सामने आंसर दिए रहेंगे, हमको सही आंसर चुनकर लिख देना है। लेकिन हो सकता है कि आपने, मान लीजिए बड़े भाई साहब पाठ से किसी बच्चे ने 15 क्वेश्चन बनाया, किसी ने 20 बनाया, किसी ने 22, किसी ने अपनी मर्जी से जिसको जितनी क्षमता हुई आपने बनाया। ठीक है, सपोज कीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी पंक्ति जो आपको लगा कि ये कोई जरूरी नहीं है, ये इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, और एग्जामिनर ने वही क्वेश्चन दे दिया। लेकिन फिर भी आपको पता रहेगा, क्योंकि आपने उस पंक्ति को पढ़ा है, आपके दिमाग में वो आंसर कहीं ना कहीं रहेगा। ठीक है, और आप उसको लिखेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन में अगर कोई बच्चा खुद से आंसर नहीं बनाया, क्वेश्चन आंसर खुद नहीं बनाया, वो किसी दूसरे से लिखेगा, तो क्या करेगा? दूसरे से मान लीजिए किसी ने 15 लिखा तो 15 उतार लिया। 16वां प्रश्न ऐसा जो पूछा गया है, जो जिस बच्चे ने बनाया उसको पता है, क्यों? बेशक उसने लिखा नहीं है, लेकिन उसको पता है, क्योंकि उसने चैप्टर को पढ़ा है। लेकिन जो बच्चा देख कर लिखेगा, क्या वो बना पाएगा? बताइए, नहीं ना बना पाएगा। तो इसमें फायदा किस चीज में होगा? किसी से देख कर लिखने में या खुद से बनाने में? खुद से बनाने में। ठीक है, तो चैप्टर बहुत कम है, लेकिन पढ़ना बहुत ज्यादा है। बेशक चैप्टर 5 ही हैं, लेकिन पढ़ना ज्यादा है, मेहनत ज्यादा करनी है। अब दूसरी बात, ग्रामर भी आपका रहेगा एमसीक्यू, यानी फर्स्ट टर्म में आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ चुनना है, दिमाग लगाना है, चुनना है कि कौन सा सही आंसर होगा। अब समास ही दिया हुआ है तो आपको उसमें से देख लेना है कि कौन सा ये समास है, विग्रह दिया हुआ है उसके अनुसार कौन सा समास होगा। अब 4 में से कौन सा सही है उसको चुनकर लिख लेना है। ओके, तो ये 40 नंबर कहने के लिए है, आएगा तो पूरा आएगा और जाएगा तो पूरा जाएगा। मुझे याद है जब आप लोग का ये चल रहा था एग्जाम लास्ट ईयर, पीरियोडिक टेस्ट को याद कीजिए, 40 नंबर का था, 20 नंबर का एमसीक्यू था, 10 नंबर का 5 क्वेश्चन था, 2-2 नंबर का था ना, और 5 नंबर का 10 नंबर का फिर 2 क्वेश्चन था 50 से 60 शब्दों वाले, यही ना था पैटर्न। 20 में मैंने देखा था 2 या 3 बच्चों को ही 18, 19 और 20 आया था, बाकी बच्चों को 10, 12, 7, 8, आप लोग इमेजिन करेंगे 5 भी आया था। 20 में 5 भी आया था, 15 नंबर का आंसर कट गया। तो क्या लगता है एमसीक्यू ज्यादा मेहनत वाला चीज है? क्वेश्चन आंसर में तो मान लीजिए 2 पंक्ति लिखना है, 3 पंक्ति लिखना है, आपको कुछ ना कुछ तो आधा नंबर भी मिल ही जाएगा, 1 नंबर भी मिल ही जाएगा। लेकिन एमसीक्यू में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। ओके, तो प्रेशर पड़ रहा है ना? हाँ, ये पैटर्न चेंज करके आपको प्रेशर में डाल दिया गया है, तो प्रेशर में पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि इसको आनंदित होकर और ये सोचना है कि हमारे नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए, हम लोग जो सिलेक्टेड पढ़ते थे, कम पढ़ते थे, चैप्टर नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, पहला समझ में आ गया ना? बहुवैकल्पिक रहेगा, सब में 4 रहेगा पठित गद्यांश, इसमें से करना है सिर्फ 2, 10 नंबर का। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 पर आइए, 2 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखकर लिखिए व्याकरण। व्याकरण इसमें लिखिए
व्याकरण में ये भी आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न 1 into 16, यहाँ बहुवैकल्पिक प्रश्न ही रहेगा, इसका मार्क्स लिख लीजिए 1 into 16, यानी 16 नंबर का रहेगा। अब इसमें लिखिए 2 में वो जहाँ लिखे है ना, इसके नीचे लिखते हैं 1 पदबंध, पहला नंबर में लिखिए पदबंध। पदबंध लिखकर लिखिए ब्रैकेट में 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर, यानी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर। पदबंध के बगल में लिखिए 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर, 4 अंक, वो भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, वहीं पे 4 अंक, 4 अंक। उसके नीचे नंबर 2 में लिखिए रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ब्रैकेट में लिखिए 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर। मार्क्स लिख लीजिए 4 अंक। उसके बाद तीसरा नंबर 3 में लिखिए समास, 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर, इसमें भी आपको 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर, समास, ब्रैकेट में लिख लीजिए 4 अंक। ये 3 नंबर में समास हो गया। 4 नंबर में लिखिए मुहावरे, मुहावरे। और आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोग को अटेंडेंस मिलेगा आने पर भी, ठीक है, इसलिए सभी बच्चे इस बात को समझ लें और स्कूल में आने का काम आरंभ कर दें। मुहावरे केवल 4 प्रश्न, सभी अनिवार्य, यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और मुहावरे आपके जो भी रहेंगे वो चैप्टर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो 60 नंबर का हो गया ना, हो गया ना, 4 चौके 16। चलिए अब नंबर लिखिए 3 नंबर, ये 2 नंबर के अंतर्गत हो गया। अब लिखिए 3 नंबर, तीन नंबर में लिखिए पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2, पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2। 3 नंबर में लिखिए पाठ्य पुस्तक। अर्पणा ईशान समझ में आ रहा है सबको? हाँ, क्यों गा रही हो? यस मैम बोलो ना। यस मैम, यस मैम बोली तो रहे। हाँ, आवाज कट के आ रही है तो जैसे लग रहा है गाना गा रही हो। लिखो, लिखे स्पर्श भाग, लिखे स्पर्श भाग। यस। काव्य खंड, इसमें लिखो काव्य खंड, उसके नीचे काव्य खंड। काव्य खंड में काव्य खंड लिखकर डैश दो। पठित पद्यांश पर 4 बहुवैकल्पीय प्रश्न, पठित पद्यांश पर 4 बहुवैकल्पीय प्रश्न, पठित पद्यांश पर 4 बहुवैकल्पीय प्रश्न, ठीक है। कितने मार्क्स का हो जाएगा? हाँ, 4 अंक का ही होगा। 4 है तो 4 ही अंक का ना होगा। हाँ, 4 अंक, बगल में लिख लो 4 अंक। अब काव्य खंड के नीचे लिखो गद्य खंड, यानी पद्यांश कितने आएंगे? पठित पद्यांश 1 या 2? पठित पद्यांश है ना, तो पद्यांश मतलब एक ही ना रहेगा, पद्यांशो रहता तो 2। इतना तो कम से कम कॉमन सेंस लगाओ तुम लोग। और 4 नंबर है तो एक ही ना पद्यांश रहेगा। हाँ, अब उसके नीचे लिखो गद्य खंड, डैश देकर 2 गद्यांशों पर, मतलब कितने? 2 गद्यांशों पर 5-5 बहुवैकल्पीय प्रश्न, 2 गद्यांशों पर
दो पठित गद्यांशों पर 5 बहुवैकल्पी प्रश्न। ये कितने नंबर के हो गए बताओ? 2 रहेंगे तो 10 अंक, यानी एक गद्यांश जो है वो 5 अंक का रहेगा। उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन 4 नंबर में लिखो आंतरिक मूल्यांकन, और इसके लिए बच्चों का क्लास में होना बहुत ही जरूरी है, जिसको कहते हैं इंटरनल असेसमेंट। ओके, आंतरिक मूल्यांकन, क्योंकि क्लास में वाचन या जो भी एक्टिविटी मैं करवाऊंगी उसके लिए जो बच्चे प्रस्तुत रहेंगे उन्हीं को मान्य होगा, उन्हीं को मार्क्स दूंगी। जो नहीं रहेंगे उनको मार्क्स नहीं मिलेगा, एब्सेंट घोषित कर दिए जाएंगे। ओके, ये आपका आंतरिक मूल्यांकन। अब इसमें देखिए, ये आपका 10 नंबर का है। इंटरनल असेसमेंट जो है ये 10 मार्क्स का है। अब ये कैसे 10 मार्क्स का है, ये देखो, में लिखो सामयिक आकलन। सामयिक आकलन, उसके बाद मैं इसके बारे में समझाती हूँ। सामयिक आकलन, ये मार्क्स हो गए 2.5 यानी 5 नंबर का। दूसरा है 6 नंबर बहुविध आकलन, ये भी 2.5। तीसरा है 2 नंबर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ये भी 2.5। उसके बाद है 6 नंबर श्रवण एवं वाचन। श्रवण एवं वाचन, ये भी हो गया 2.5। ओके, तुम लोगों को दिख रहा है? हाँ, नीचे का नहीं दिख रहा। नीचे का नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है? हाँ, यस मैम। हाँ, श्रवण एवं वाचन 2.5 लिख लिए। अब मैं समझाना शुरू कर रही हूँ। आंतरिक मूल्यांकन का अर्थ होता है इंटरनल असेसमेंट, यानी आप जो चैप्टर लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में लिखते हैं, वो हो गया बाहरी मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन में सामयिक आकलन, समय से बना है सामयिक। सामयिक का अर्थ होता है अभी जैसे करंट टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, भारत बहुत सारी चीजों में अचीवमेंट भी कर रहा है। अभी सारा आपका जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें, उसके बाद कोरोना बर्निंग टॉपिक, उसके बाद और भी कोई भी बर्निंग टॉपिक या कोई भी समस्याएं हैं जो भारत के सामने हैं, तो इससे संबंधित सामयिक या आपकी शिक्षा पद्धति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 से लागू होने वाली है उससे संबंधित आपके विचार, यानी कौन कितना सामयिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है, कौन कितना अपडेट है, इससे संबंधित बातें पूछी जाएंगी। तो ये आप क्लास में ही रहेंगे तो आपसे पूछा जाएगा। ये आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन ही होगा। दूसरी बात, बहुविध आकलन, यानी मान लीजिए संवाद जैसे आपके सिलेबस में है, ठीक है, मैंने कह दिया कि बड़े भाई साहब पाठ का 2 बच्चे जो हैं, एक बड़ा भाई बनिए, एक छोटा भाई बन जाइए। जरूरी नहीं है कि हूबहू किताबी लैंग्वेज को आप बोलें। एक दिन पहले मैं बता दूंगी। अब जैसे मान लीजिए आप 10-12 बच्चे हैं, ठीक है, अब इसमें बड़े भाई बन गए, छोटे भाई बन गए, और लड़कियां जरूरी नहीं है कि बड़े भाई बड़ी छोटे भाई ही बनेंगे। सिर्फ यहाँ पे संवाद बोला है, यहाँ पर पात्र से मतलब नहीं है, मुझे संवाद से मतलब है। आप संवाद को कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। संवाद में सबसे पहले क्या देखा जाता है? पहले तो भाषाई शुद्धता देखी जाती है ना। उसके बाद पॉज देखा जाता है, उतार चढ़ाव। यानी आप जैसे बड़े भाई साहब, इमेजिन कीजिए, उनको पढ़ाने का बता रहे हैं कि ज्योमेट्री मेरी कक्षा में आओगे तो लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। अभी हो किस
फिराक में, यानी जो भी उसका जो है वहां पे बड़े भाई सब अपने छोटे भाई को समझाते हुए नाम तो उन्होंने इतने सारे रखे हैं, कौड़ियों चाल सुए, है ना, इन मुमथिनों को नाम भी नहीं मिला। तो इस तरह से जो भी उसमें चैप्टर हैं जो बड़े भाई छोटे भाई को समझा रहे हैं, तो 2-4 डायलॉग आप उसको पढ़ लें, अपनी लैंग्वेज में सब लिखें या आप बोलें, यहाँ पे बोलना है संवाद वाचन या ततारा वामिरो पाठ, जो भी पाठ आपको होने अभी एग्जाम में है, कौन कौन है वो मैं बता रही हूँ। हाँ, बड़े भाई साहब, ततारा वामिरो कथा और अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ये 3 ही चैप्टर है। पाठ लिख लीजिए। पद्य खंड में लिखिए कबीर डैश देकर साखी, पद्य खंड, यानी प्रथम सत्र में जो पाठ पढ़ने हैं आपको, सिर्फ 5 ही पाठ पढ़ने हैं, संचयन नहीं पढ़ना है। तो पाठ पद्य खंड में कबीर डैश देकर साखी, मीरा डैश देकर पद, मीरा के पद, ये पद्य खंड में हो गए। गद्य खंड में हो गए बड़े भाई साहब, पहला पाठ। दूसरा पाठ ततारा वामिरो कथा, और तीसरा पाठ हो गया अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। मैं तीनों पाठ पढ़ा चुकी हूं ना? हाँ, पढ़ाना हो चुका है। अब इसमें लिख लिए, तुम लोग लिख लिए? ऑनलाइन बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। यस यस मैम। पाठ का नाम यस। अब आप लोगों को yes. मैं बता रही थी, ध्यान से सुनिए, यानी इंटरनल असेसमेंट जो होगा उसमें आपकी मौजूदगी अनिवार्य है। 10 मार्क्स का सवाल है, 10 मार्क्स हाफ ईयरली में मिलेगा, 10 मार्क्स फाइनल में। 20 हो गया, 40 नंबर फर्स्ट टर्म का रिटर्न, 40 नंबर सेकेंड टर्म का रिटर्न, कितने हो गए? 80। 80 और 20 100। ओके, अब बारी आती है, मैं जो बता रही थी बहुविध आकलन। अब उसमें हो सकता है कि आपका संवाद या कोई एक्टिंग करने के लिए मैं किसी पाठ से संबंधित आपको बोल दूं कि चलिए ततारा के बारे में या वामिरो के बारे में या किसी के चैप्टर से संबंधित कबीर का पाठ जो है, कबीर का दोहा, उससे संबंधित अर्थ से संबंधित, या कोई दोहा मैं बोली उसका अर्थ बताइए। तो कुछ भी बहुविध आकलन का मतलब ही होता है तो ये बहुविध आकलन। उसके बाद आता है इसमें पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का कोई मीनिंग बता सकता है? इसमें क्या करना है? कॉपी की रख रखाव। आ रही बात समझ में? फर्स्ट टर्म में 2.5 मार्क्स, सेकंड टर्म में 2.5 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स। मैं आप लोगों को कॉपियों के बारे में 9th में ही बता चुकी थी, सेम वही परिपाटी अभी भी आपको रखना है। ब्राउन कवर, कवर जो है अंदर से उड़ता हुआ नहीं होना चाहिए, उसको स्टिकर आप या तो सेलो टेप लगा देंगे, स्टेपल कर देंगे। बीच में आपका स्टिकर रहेगा, उस पर आपका सारा इंफॉर्मेशन, नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, व्हाटएवर। और सबसे ऊपर में ब्लैक मार्कर से मैंने कहा था आप लोग हिंदी वर्ग कार्य कॉपी लिखेंगे। इसका फायदा क्या होता है? जैसे आप लोग आकर कहते हैं कि मैम हम हिंदी की कॉपी तो ये सोचकर रख रहे थे, हिंदी सोचकर, लेकिन वो तो साइंस की कॉपी है। मैडम हम तो रख रहे थे लेकिन वो तो सोशल साइंस की कॉपी गलती से रख ली है। तो गलती की कोई गुंजाइश ना हो, इसी के लिए मैं आप सबसे ऊपर में टॉप पे बोल देती हूँ कि आप लोग लिख लें हिंदी वर्ग कार्य कॉपी, जो दूर से दिखाई देती रहेगी, और उस कॉपी को आपको प्रतिदिन कैरी करना है, एक ही कॉपी बनेगी। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो हो गया हो। या अब उसके अंदर जैसे ऊपर का जो कॉलम रहता है आप उसको अक्सर छोड़ देते हैं, ऊपर में उसको सब भरना है, आपका नाम, क्लास, सेक्शन, इंडेक्स भी भरना है। ओके, चैप्टर जब आप शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि फर्स्ट पेज को छोड़ दें, और
फर्स्ट पेज के पीछे वाला जो है उसको भी छोड़ के सेकंड पेज से लिखना स्टार्ट करें। राइट साइड में आपका कॉलम रहता है डेट का, वहां डेट देंगे। आपका मार्जिन जो है रेड रंग से रहता है, मार्जिन के ऊपर नहीं लिखना है, मार्जिन के नीचे से स्टार्ट करना है। पाठ, पाठ लिखकर डैश पाठ का नाम। पाठ का नाम और लेखक का नाम हमेशा किस तरह से लिखा जाता है, किस चिन्ह के अंतर्गत? मुझ तक कोई आवाज नहीं आ रही है। एकल उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत पाठ का नाम और लेखक का नाम। और डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया जाता है किसी के कथन को हूबहू एज इट इज लिखने के लिए, लेकिन पाठ का नाम और लेखक का नाम हमेशा एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत वो लिखना है। यानी पाठ का नाम ठीक उसके नीचे यदि लेखक है, कवि है, जो भी लिखना है। उसके बाद प्रश्न, ठीक है, प्रश्न आपने लिखा, एक पंक्ति छोड़कर उत्तर लिखेंगे। उत्तर अगर 4 पंक्ति का है, 5 पंक्ति का है, 2 पंक्ति का भी, तो उत्तर लिखने में आपको जगह नहीं छोड़नी है। ठीक है, आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरा, पहला आंसर खत्म, दूसरा स्टार्ट करना है, फिर प्रश्न लिखना है, तो फिर एक लाइन छोड़कर दूसरा प्रश्न लिखेंगे। यानी कॉपी की रख रखाव, साफ सुथरी कॉपी आपकी होनी चाहिए। देन यू विल गेट 2.5 2.5 मार्क्स फर्स्ट टर्म में और 2.5 मार्क्स सेकंड टर्म में। ठीक है, कॉपी में यदि कोई शब्द गलत हो जाता है तो उसको आप पूरा एकदम ये काला कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। 1 से 2 लकीर काफी है, तो पता चल जाता है कि काटा हुआ है। ओके, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चों यही तुम लोगों का अभी जो समय है, प्लेटफॉर्म है स्कूल, वो प्लेटफॉर्म होता है जहां आप लोगों को जो सिखा दिया जाता है ये पूरी उम्र भर के लिए हो जाएगा। यानी आप जब भी कहीं कुछ लिखेंगे, ठीक है, माना कि अभी ऑनलाइन सब चीज हो रहा है एप्लीकेशन, लेकिन फिर भी कहीं कहीं एप्लीकेशन हैंड रिटन देना है, तो वैसे स्थिति में आपकी लेखनी ही आपके व्यक्तित्व का परिचायक होगा। क्लमजी तरीके से देखते हैं ना, कोई एप्लीकेशन आता है कि पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, और कुछ कुछ एप्लीकेशन इतने सुंदर तरीके से रहते हैं। सबसे तो पहले लेफ्ट साइड में मार्जिन बिल्कुल देना चाहिए, तो मार्जिन देने के लिए लोग क्या करते हैं, पेज को मोड़ लेते हैं। अब स्केल और पेंसिल कहाँ ढूंढेंगे कि उसको लाइन खींचेंगे, क्या करते हैं, पेज को फोल्ड कर लेते हैं और तब एक सीध में लिखना शुरू करते हैं। ओके, तो इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आने वाले समय में आपके व्यक्तित्व का निर्माण इन्हीं सभी चीजों से होगा। लिखते तो सभी लोग हैं, लेकिन बहुत लोगों की क्लमजी, एकदम हैफजर्ड वे में गंदा तरीका से कुछ भी लिख दिए। तो ये सारी पोर्टफोलियो जो है, अगर मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाने को दिया गया, ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित मैं आप लोगों को दिखाऊंगी प्रोजेक्ट वर्क। AI यानी आपको किसी विषय को आर्ट इंटीग्रेटेड जिसको कहते हैं, AI आर्ट इंटीग्रेटेड, यानी हिंदी सब्जेक्ट को कैसे इसको आप ज्योग्राफी से जोड़ेंगे, कैसे इसको, अब देखिए ततारा वामिरो पाठ लिया गया। अगर ततारा वामिरो पाठ जैसे बिहार स्टेट को मिला है मणिपुर और मिजोरम का बनाने के लिए, यहाँ के खान पान, वेशभूषा, वहाँ के त्योहार, है ना, वहाँ की पोशाक, इन सभी के बारे में। तो लास्ट ईयर के बच्चों से मैंने बनवाया था, बहुत बच्चे ऑनलाइन भी बनाकर, उसमें तो लास्ट ईयर तो ऑनलाइन क्लास हो रही थी, तो बच्चे ऑनलाइन भी भेजे थे वीडियो मेरे पास। वो शायद मैंने आप लोगों को सेंड नहीं किया है ना। अच्छा, वो एक बच्चा है उसके पास है, वो मेरे पास है, वो मैं सेंड कर दूंगी, वो देखिएगा आप लोग। और ऑफलाइन भी बच्चे बना कर दिए हैं, वो भी मैं रखी हूँ आप लोगों को। कल आप लोग जब परसों आएंगे ना, तो परसों की कक्षा में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि किस तरह से आर्ट इंटीग्रेटेड। अब देखिए, मणिपुर, मिजोरम या कहीं भी किसी स्टेट का आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना टॉपिक है, ठीक है, तो कोरोना टॉपिक में अभी जैसे हिंदी में हम उसको, हिंदी में उस आर्ट को कैसे, यानी कैसे हम उसको प्रस्तुत करेंगे, तो हिंदी के लिए नारा लेखन हो सकता है ना, स्लोगन, नारा लेखन, उससे संबंधित वाद विवाद भी हो सकता है, उससे पक्ष और विपक्ष में बहुत सी बातें आएंगी। उसके बाद उसका भाषण भी हो सकता है, 2 मिनट या 3 मिनट का भाषण में, यानी जो भी बातें बताई जाएंगी वो सब किस तरह की होंगी,
अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कौन से कदम उठाने चाहिए कि लोग सुरक्षित रहें। ये हो गया हिंदी से संबंधित। उसके बाद मान लीजिए फिर आपका इसका करना है मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो कौन कौन सी दवा से संबंधित कौन सी दवा खाना है, तो कौन सी दवा में, या आपका जो ये अभी बहुत सारे मार्केट में दवाइयाँ आ रही हैं, तो उससे संबंधित आपका मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल साइंस की चीज हो गई है ना, तो वो उसमें आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से सारे सब्जेक्ट से कैसे उसको इंटीग्रेटेड किया जाए। अब जैसे ततारा वामीरो कथा में अगर पाठ का आप लेते हैं, तो ततारा वामीरो कथा जो है कहाँ की कथा है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ है, भारत में है कि भारत से बाहर है, विदेश में है कि कहाँ है, उसकी स्थिति उस पर आप लोग पूरा खोजेंगे। अंडमान निकोबार कहाँ है, वहां की क्या संस्कृति है अंडमान निकोबार की, वहां की क्या खान पान है, यानी पाठ को आप दूसरी बात छोड़ दीजिए, अपने पाठ को ही ले रहे हैं जी, क्या खान पान है, क्या पोशाक है वहां की, ठीक है। अब उसके बाद ये जो कथा है, इस कथा के परिप्रेक्ष्य में, इस कथा को रखते हुए कि वहां पर कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, एक तो पशु पर्व था ही, ठीक है, तो इसको लिखेंगे। तो आर्ट इंटीग्रेटेड को, मतलब किसी भी विषय को कैसे आर्ट इंटीग्रेटेड से जोड़ दिया जाएगा, ये इसमें भी बना हुआ है, ये आप लोग को मैं दिखा दूंगी। वीडियो अब मैं देख लेती हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं भेज दूंगी, नहीं तो उस बच्चे से मंगवा कर मैं वो भी भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है। और जो ऑफलाइन बनाए हैं बच्चे वो भी दिखा दूंगी, और आप लोग को भी बनाना है, ठीक है। ये मिलकर ही बनाना है, ऐसा नहीं है कि अकेला अकेला बनाना है, ग्रुप में ही बनाना है। आप लोग ग्रुप में मिलकर, कोई बच्चा मान लीजिए पोशाक ले लिया, कोई खान पान ले लिया, कोई सभ्यता संस्कृति वहां का ले लिया, ठीक है, तो उस तरह से उसको आपस में डिवाइड करके उसको बनाना है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो स्कूल आने के बहुत फायदे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पोर्टफोलियो जो आप लोग का बनेगा ऐसे ही मिल जाएगा मार्क्स, ऐसे ही नहीं मिलेगा, उस पर कुछ काम करना पड़ेगा, ओके। तो ये समझ में आ गया ना, पाठ आपको कौन कौन सा पढ़ना है प्रथम सत्र में। तो आज की कक्षा आपकी अब समाप्त होती है, और होमवर्क आप लोगों को क्या मिल रहा है बताइए, बड़े भाई साहब पाठ का लिख लीजिए, बड़े भाई साहब पाठ का बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न में आपको तीनों आंसर, गलत आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही आंसर ही लिखना है। वो 3 आंसर जो है वो आपको नहीं लिखना है। 5 बड़े भाई साहब का बहुवैकल्पिक प्रश्न, और जितना अधिक से अधिक बन सके बहुवैकल्पिक प्रश्न, ठीक है, ओके।